नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में सियासी पारा चढ़ रहा है और इसमें अब मजहबी तड़का भी लगने लगा है। आज आपको दिखाएंगे कैसे ओवैसी ने यूपी में 19% मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए मजहब और लिंचिंग के मसलों का सहारा लिया है। आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे मायावती अब अपनी पार्टी में सफाई अभियान चलाने की तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कैसे प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही बीजेपी यूपी में अपना विजय अभियान जारी रखने के लिए कैसे मैराथन मंथन का सहारा ले रही है। चर्चा इसकी भी करेंगे। शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट के साथ। एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी यूपी चुनाव में मजहबी ताकत से चुनाव जीतने की कवायद कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने लिंचिंग का मसला उठाया है और मुसलमानों के उत्पीड़न का जिक्र भी किया है, आरोप लगाया है। ओवैसी के निशाने पर बीजेपी के अलावा दूसरे विरोधी दल भी हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने मजहबी कार्ड खेला है। बाराबंकी की रैली में ओवैसी ने लिंचिंग के पुराने मामले याद दिलाकर खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने की कोशिश की। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। सियासी संग्राम 2022 की जंग जीतने के लिए छिड़ा है, इसीलिए ओवैसी के तमाम आरोपों को बीजेपी न सिर्फ खारिज कर रही है बल्कि ओवैसी को उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के पास आने की नसीहत भी दी है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तो एक बात है। ये जो लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने के लिए, इनके मन में ये है कि हमारे जाति और हमारे धर्म के लोग हमारा पक्ष करेंगे, जबकि इधर माहौल बदल चुका है। 2014 से लेके अभी तक पूरा माहौल बदल चुका है और ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीजें मुसलमानों के पक्ष में हुआ। लिंचिंग का हवाला देकर ओवैसी अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं, साथ ही उन्हें देश का सेकुलरिज्म भी खतरे में नजर आ रहा है। जब से इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक मंसूबाबंद तरीके से इस मुल्क के सेकुलरिज्म को कमजोर करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत का ये जो सेकुलरिज्म है, भारत की जो खूबसूरती है भाईचारगी की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को एक हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। ओवैसी उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वो जगह जगह सभाओं के जरिए समीकरण साधना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि सिर्फ चुनाव में उत्तर प्रदेश आ रहे नेताओं को राज्य की जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। परंतु मुसलमान भी अब जाग गया है, उसको भी अच्छी तरह मालूम है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी जैसे पार्टी जो अब इधर आ रहे हैं और इसी समय आ रहे हैं जब 4.5 साल कहीं नहीं दिखाई दिए और आज इस समय आके अपनी बात को कह रहे हैं और चाहते हैं कि हमको पूरा समर्थन मिल जाए, तो मुझे लगता है पहले जैसे बात नहीं रह गया है। आम आदमी इस देश में जागरूक हो गया, आम आदमी को सुविधा चाहिए। सबके अपने दावे हैं और सबकी अपनी रणनीति है। ओवैसी का मकसद राज्य के मुस्लिम मतदाताओं को रिझाना है, इसलिए वो बीजेपी के साथ साथ तमाम विरोधी दलों पर भी हमलावर हैं। ये जुल्म करने वाले जानते हैं कि बीजेपी की सरकार उनको खामोशी से पीछे दरवाजे से उनकी मदद कर देगी, मगर जहां पर ये जुल्म होता है जो भारत के संविधान के खिलाफ है, जो भारत को कमजोर करने की एक साजिश है, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी कोई आवाज नहीं उठाती। चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो या फिर ये पुरानी कांग्रेस पार्टी हो। उत्तर प्रदेश चुनाव में जाति और मजहब की राजनीति हमेशा हावी रही है, इसीलिए ओवैसी इस बार हिस्सेदारी के नाम पर 19% मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की कवायद में है। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने के लिए मजहबी कार्ड भी खेल रहे हैं। वोट बैंक का ध्रुवीकरण कैसे हो, इसके लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है, मगर उन्हें कामयाबी मिलेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत में कई मोड़ हैं और कई रंग भी हैं। राजनीति कब किस दिशा में जाएगी ये कोई नहीं समझ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती पार्टी की छवि सुधारने के लिए मूर्ति और स्मारक से तौबा करने के बाद अब माफिया से भी किनारा करने की तैयारी में हैं। अटकलें हैं कि जल्दी अंसारी परिवार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है कि अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। मूर्ति और स्मारक से तौबा करने के बाद मायावती अब माफिया को भी अपनी पार्टी से दूर रखने की रणनीति पर काम कर रही हैं। 2022 में सरकार बनाने के लिए बीएसपी अध्यक्ष हर उस चीज से दूरी बनाने के मूड में हैं जिससे उनकी साख पर सवाल उठे थे और सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती यूपी की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसीलिए इस बार वो कोई मौका नहीं चूकना चाहती। चर्चा इस बात की है कि मायावती का हंटर सबसे पहले मुख्तार अंसारी के परिवार पर चल सकता है, यानी सांसद अफजाल अंसारी और विधायक मुख्तार अंसारी को वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं। खबर है कि मुख्तार के भाई सिकबतुल्ला अंसारी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से मायावती नाराज हैं। हालांकि मायावती की सियासत के इस नए अंदाज पर विरोधियों को तंज कसने का मौका भी मिल गया है। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये सत्ता में फायदा लेने के लिए किसी को भी अपने दल में शामिल कर लेते हैं और जब उनका उपयोग खत्म हो जाता है तो उनसे किनारा कर लेते हैं। अंसारी परिवार हो या अतीक अहमद का परिवार हो, ये कभी समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी में चले जाते हैं और जनता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को समझ चुकी है कि किस तरह से अपराधी, गुंडे और माफिया इन पार्टियों में स्थान पाते रहे हैं। चुनाव से पहले मायावती का मकसद समाज के हर तबके में अपनी छवि साफ सुथरी बनाने की है। इसीलिए वो तमाम दाग साफ करने की मुहिम में जुटी हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए भी बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की थी और अब दागी नेताओं को हटाकर मायावती अपने दल को नया रूप देना चाहती हैं। चुनाव में हर राजनीतिक पार्टियां रणनीति अपने अपने हिसाब से बनाती हैं। किसको वो पार्टी में शामिल करेगी, किसको पार्टी में शामिल नहीं करेगी, ये पार्टी का अपना व्यक्तिगत मामला होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़। मायावती अपनी पार्टी की सरकार को हमेशा से ही बेहतर कानून व्यवस्था देने वाली बताती रही हैं, लेकिन बाहुबली नेताओं को टिकट देना उनकी रणनीति पर सवाल खड़े करता रहा है। शायद इसीलिए इस बार उनकी कोशिश साफ सुथरी राजनीति का संदेश देने की है। अब देखना होगा कि वो अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाती हैं और इसका उन्हें कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की कसरत जारी है। संगठन स्तर पर बैठकों के जरिए रणनीति को अमली जामा पहनाया जा रहा है। सरकार की उपलब्धियां जनता तक कैसे पहुंचाई जाएं और भविष्य में कैसे कामयाबी हासिल की जाए, इसके लिए लखनऊ में मैराथन मंथन किया गया। पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई बैठक में पदाधिकारियों को जमीन पर उतरने के लिए कहा गया है और साथ ही कार्यकर्ताओं से तालमेल बनाकर चुनाव अभियान में जुटने की चर्चा हुई। बीजेपी को भरोसा है कि जनता का समर्थन इस बार जरूर मिलेगा। संगठन की अपनी एक परंपरा है कि नियमित बैठकें चलती हैं, क्योंकि इन बैठकों और कार्यक्रम से ही कार्यकर्ता का निर्माण होता है। क्योंकि वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद की पार्टियां नहीं हैं, एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए बैठक कार्यक्रम आवश्यक रहता है। इसलिए बैठक कार्यक्रमों से कार्यकर्ता का निर्माण होता है। यूपी में जीत हासिल करने के लिए संगठन और सरकार मिलकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। दरअसल प्रचार की कमान इस बार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद संभालने वाले हैं। प्रधानमंत्री चुनाव तक हर महीने उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। यह माना जा रहा है कि यूपी चुनाव के लिए पीएम 30 से ज्यादा रैलियां कर सकते हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 50 से ज्यादा जनसभाएं करने वाले हैं और साथ ही अमित शाह रोड शो के जरिए भी जनता के बीच जाएंगे। बड़े नेताओं की रैलियों से बीजेपी चुनाव प्रचार को धार देगी। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके, इस पर भी पूरा फोकस रहने वाला है।
और अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की खोई हुई साख पाने के लिए प्रियंका गांधी एक बार फिर से यूपी के दौरे पर हैं। उनकी कोशिश कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की है। अगले 2 दिनों तक बैठकों के जरिए वो चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगी, लेकिन बीजेपी उनके दौरे को पर्यटन पॉलिटिक्स बता रही है। उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई सियासी जमीन फिर से पाने के लिए कांग्रेस भी ताकत लगा रही है। यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी एक बार फिर से लखनऊ के दौरे पर हैं। यहां वो कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक के जरिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने वाली हैं। साथ ही चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगी। अभी तो मैं कार्यकर्ताओं से मिलने आई हूँ और अपनी जो इंटरनल मीटिंग्स है वही ज्यादातर करने आई हूँ। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी कमजोरियों से वाकिफ है और अब उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश भी कर रही है। इसीलिए राज्य स्तर के नेता भी पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरने का दम भर रहे हैं। कैसे सारे उम्मीदवारों से उनसे नाम लिए जाएंगे, किस तरह से उसको स्क्रूटनी होगी, तो वो कल पहली बैठक है। तो ये 3 अहम बैठक है। इसके अलावा संगठन के बहुत सारे जितने भी हमारे नए पदाधिकारी जो संगठन का सृजन हुआ है, इसमें नए जितने लोग आए हैं उनका अलग अलग जोन वाइज लोगों से मुलाकात करनी है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करना है। इसके लिए कसरत भी की जा रही है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नेताओं के निशाने पर सभी राजनीतिक दल भी हैं। 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। सबको मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। यह तय है इस बार कांग्रेस की बारी है। परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। कांग्रेस भले ही अपनी मजबूती के दावे करे और प्रियंका गांधी के सहारे पार्टी में जान फूंकने की उम्मीद कर रही हो, लेकिन बीजेपी को इसमें जरा भी दम नहीं दिखता। कि प्रियंका या कांग्रेस की क्या बात करनी है? न यह राष्ट्र हित में काम करते हैं, न गरीब के हित में काम करते हैं। जब से कांग्रेस बनी इस देश को लूटा है, गरीबों को लूटा है। जो आज गरीब खुशहाल होना चाहिए उसको। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।